हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ज्योग्राफी सीरीज़ की आज जो लेक्चर का टॉपिक है वो है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी क्या। तो हुआ क्या कि 1912 से पहले बहुत सारी रिसर्च ऐसी पब्लिश की गई जियोलॉजिस्ट पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें ये रिजल्ट निकल के आया कि एक पर्टिकुलर कंटिनेंट्स पे हिस्ट्री में समय के साथ साथ जो क्लाइमेटिक जोन है वो चेंज होता रहा है। कभी उस पर पोलर क्लाइमेट रहा है तो कभी उस पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ गया है। तो जब 1912 में वैगनार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई करें कि आखिर ये एक ही कंटिनेंट पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट शिफ्ट कैसे आया। इसके लिए उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो ये सब करें कि कंटिनेंट अपनी जगह है, सिर्फ हमारे जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। कभी एक जगह पोलर क्लाइमेट आ रहा है तो कभी सेम जगह ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ रहा है। पर ये उनको सही नहीं लगा तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब उनके पास दूसरा ऑप्शन था कि पोलर जो क्लाइमेट्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे जो कंटिनेंट है वो मूव कर रहा है। तो इन्होंने सेकंड वाले को एक्सेप्ट करना सही समझा। तब इन्होंने अपनी थ्योरी प्रोपाउंड की, जिसको कहा गया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर ने बताया कि सबसे पहले एक सुपर कंटिनेंट था सारे कंटिनेंट्स को मिला के, जिसको बोला गया पेंजिया। ये जो पेंजिया था ये चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ था, उसको बोला गया पेंथेलासा। अब हुआ क्या कि 200 मिलियन ईयर्स एगो ये जो पेंजिया था ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। नदन पार्ट को बोला गया लॉरेशिया एंड सदर्न पार्ट को बोला गया गोंडवाना। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एक कंटिनेंट था सुपर कंटिनेंट पेंजिया, उसके बाद वो बीच में से ब्रेक हुआ, जिसमें से लॉरेशिया, उसमें से नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ और यूरेशिया अलग हुआ। नॉर्थ अमेरिका मूव करने लगा वेस्ट की तरफ, यूरेशिया मूव करने लगा ईस्ट की तरफ। अब जो सदर्न पार्ट था उसमें से साउथ अमेरिका अलग हुआ, वो मूव करने लगा वेस्ट की तरफ, और जो अफ्रीका अलग हुआ वो मूव करने लगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब इंडिया मूव करने लगा ईस्ट नॉर्थ की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया मूव करने लगा ईस्ट की तरफ। तो 100 मिलियन ईयर्स अगर पहले जाएं हम तो हमारा स्ट्रक्चर अर्थ का ऐसा था। और आज देखें तो जो हम आज मैप में देखते हैं वो आज का अर्थ है अपना। तो वैगनर ने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मेनली 4 ऑब्जर्वेशन लिए। तो उनका जो पहला ऑब्जर्वेशन था मैचिंग कोस्टलाइन जिग्सॉ फिट। उन्होंने क्या किया कि वर्ड्स की बहुत सारी जो कोस्टलाइंस थी उनको आपस में मैच करा के देखा, तो वो मैक्सिमम मतलब अप एंड डाउन करके फिक्स हो ही रही थी। अगर आप ये देखिए अमेरिका और अफ्रीका की बात करें तो ये देखिए कितना परफेक्टली फिट हो रहा है एक दूसरे में। और चलिए परफेक्टली फिट मतलब अगर इनके सेल्फ्स को भी काउंट कर लें, जो कंटिनेंटल सेल्फ्स होती हैं उनको भी काउंट कर लें, तब तो बिल्कुल बिल्कुल 100% फिट हो रहा है वो। और ऐसा तो नहीं है कि आज सेल्फ मान लीजिए पानी के अंदर है तो हमेशा रही होंगी, कभी आइस एज भी रहा होगा, क्या पता उस समय सेल्फ पानी के ऊपर हो, मतलब उस समय वो कंटिनेंट की तरह काम कर रही हो, कंटिनेंट का एक लैंड मास हो उस समय। इसमें देखिए ये सऊदी अरेबिया वाला जो अरब पेनिनसुला है, ये देखिए ये अफ्रीका से अलग हो रहा है, अभी बीच में सी बनना शुरू हो गया ना, मतलब इसकी मूवमेंट इधर ज़्यादा हो रही है। ऐसी ग्रीनलैंड देखिए, ग्रीनलैंड कभी इसका पार्ट हुआ करता था, अब इस तरफ मूव कर रहा है। देखिए अगर इसको फिट करें इस तरफ वापस तो ये यहाँ कहीं फिट हो जाएगा आके। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था। अब चलते हैं दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने बोला कि ये जो रॉक की एज कैलकुलेट की थी, तो उन्होंने ये पाया कि यूएस का ईस्टर्न पार्ट, कनाडा का ईस्टर्न पार्ट, और ग्रीनलैंड का सदर्न पार्ट, और नॉर्वे का जो ईस्टर्न पार्ट है, इवन पूरा नॉर्वे मान लीजिए, तो इनके रॉक की एज सिमिलर है बिल्कुल। मतलब ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि ये सब के सब एक ही कंटिनेंट है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट एज सेम है, कंपोजिशन सेम है, ये सब पाया गया। तो अब चलते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ, जो कि था फॉसिल से रिलेटेड। तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि साइनोग्नाथस की अगर फॉसिल्स की बात करें इस रेप्टाइल की, तो इसका पाया गया साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है और अफ्रीका में भी मिल रहा है, मतलब इसी साइड्स एकदम। दूसरा, अब चलते हैं मीजोसोरस को लेके। तो मीजोसोरस का पाया गया कि जो सदर्न टिप था साउथ अमेरिका का वो, और साउथ अफ्रीका, इन दोनों में इसके फॉसिल्स पाए गए हैं। अब बात करते हैं एक फर्न प्लांट्स है, ठीक है, ग्लोसोप्टेरिस, इसका पाया गया है आपका ये फॉसिल ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में और अफ्रीका में। अब ये बताइए अंटार्कटिका जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ पे ये प्लांट कहाँ से आएगा, इसका फॉसिल कैसे आ गया यहाँ पे। तो ये इनके फेवर में था। और एक देखिए, एक ये लिस्ट्रोसोरस था स्पेसीज, इसका फॉसिल मिला है आपका अंटार्कटिका, इंडिया और अफ्रीका। अब बताइए अंटार्कटिका में भी ये बंदा रहा, उसके बाद इंडिया में भी रहा, अफ्रीका में भी रहा, तो ये रेप्टाइल यहाँ भी मिला है, तो ये इनके फेवर में गया। अब चलते हैं लास्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ, जो था पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस को लेके। तो इसमें क्या हुआ, इनको ग्लेशियल एविडेंसेस मिले हैं। अगर हम बात करें कि
ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया और जो सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे मिले हैं ग्लेशियर उसके एविडेंसेस। मतलब यहाँ पे कभी ग्लेशियर रहा होगा। अब ये बताइए, ग्लेशियर ट्रॉपिकल रीजन्स की कंट्री है, ये देखिए ये भी ट्रॉपिक में ही पड़ता है, तो यहाँ पे ग्लेशियर कहाँ से आएगा? तो कभी ना कभी तो ये ऐसी जगह रहे होंगे ना, पोलर साइड या फिर क्या कहते हैं सब पोलर रीजन में, ताकि ग्लेशियर बने वहाँ पे। तो ये इनके फेवर में था। अब बात करते हैं कुछ आपके कोल्स पाए गए हैं, सॉरी, तो कुछ कोल्स पाए गए हैं, वो पाए गए हैं नॉर्थ अमेरिका, यूके में, और वो उस टाइप के कोल हैं जो सिर्फ ट्रॉपिकल कंडीशन में ही ग्रो कर सकते हैं। मतलब वो जो कोल की क्वालिटी है वो सिर्फ ट्रॉपिकल में ही ग्रो करने की वो है क्वालिटी है उसमें, तो वो पाया गया है, तो ये भी एक एविडेंस हो गया। अब चलते हैं लिमिटेशंस की तरफ। तो पहला लिमिटेशन ये था कि उसने ये तो बता दिया कि कंटिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन भाई उस ड्राइविंग फोर्स क्या है, कैसे वो ड्रिफ्ट हो रहा है, कौन ड्राइव कर रहा है उसको? तब उसने अल्फ्रेड ने बताया कि एक्चुअली में उसको जो ड्राइव कर रही है ना, वो कर रही है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। अब भाई लोग सोचने लगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इतना पावरफुल हो गया, चलो टाइड तक तो हम मान रहे हैं, लेकिन किसी कंटिनेंट को खींच देना एक जगह से दूसरी जगह पे, ये पॉसिबल नहीं था, तो ये भी रिजेक्ट कर दिया गया इसका। ठीक है। अब दूसरा उसने बोला कि जो सियाल और सीमा का उसने जो दिया था कि उसने बोला कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। चलिए यहाँ समझाता हूँ मैं। उसने बोला कि सियाल कंटिनेंट मास जो होता है वो सियाल से बनता है, और जो ओशनिक मास है वो है आपका सीमा। तो कंटिनेंट जो मास है वो ओशनिक पे फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे फ्लोट मतलब तैर रहा है, और दो कंटिनेंट के बीच में जो जगह होती है उसमें पानी भर जाता है, तो उसको ओशन कह रहे हैं हम लोग। तो अब ज्योग्राफर्स और साइंटिस्ट ने पूछा कि अच्छा ये बताइएगा अर्थक्वेक कैसे आता है फिर? तो इसने ये बुलाया कि जब ये फ्लोट करता है ना, तो फ्लोट करते करते कभी कभी फ्रिक्शन हो जाता है, तो इसके चलते अर्थक्वेक पैदा होता है। तो उसने कहा अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि फिर वोल्केनो कहाँ से आ रहा है? तो उसने बोला कि ऐसा है कि कभी कभी फ्लोट करते हुए ना बीच में क्रैक हो जाता है जब, तो यहाँ से मैग्मा बाहर आ जाता है और यहाँ पे हो जाता है आपका वोल्केनो। तो उसने बोला अच्छा, तो उसने बोला अच्छा फिर माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं? तो इसने वैगनार ने बताया कि जब ये आपका कंटिनेंट जब सीमा पे फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे सीमा के सेडिमेंट्स को वो धीरे धीरे इरोड कर रहा है, और वो इरोड करते करते वो धीरे धीरे इस पर इकट्ठा होते जा रहे हैं, और करते करते ये माउंटेन बन जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि अगर ऐसा है तो सिर्फ माउंटेन कोस्टल एरिया में बनने थे, तो हिमालय जैसे कि ये तो मिड उसमें है, क्या कहते हैं कंटिनेंट में माउंटेन, ये कैसे बना? तो ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये एक लिमिटेशन थी इसकी। चौथी लिमिटेशन कि जिक्सॉ फिट प्रॉपरली नहीं था। अच्छा ऑस्ट्रेलिया सॉरी अफ्रीका और साउथ अमेरिका का तो समझ में आ रहा है, चलो फिट हो गया, लेकिन बाकी कंट्री का तो कहाँ? बाकी का अगर आप देखें, ये देखिए, चलिए इसका तो मैं समझ में आ रहा है कि ठीक है हो रहा है, लेकिन बाकी का कहाँ फिट हो रहा है? अब ये कहाँ फिट हो रहे हैं? अब ये कहाँ जाएगा फिट होने के लिए? ठीक है, अब ये पोर्शन ये कैसे हो गया? ये कहाँ फिट होगा? तो ये सब चीज़ें लिमिटेशन चीज़ें प्रॉपरली मतलब फिट हो रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं हो रहा है फिट। अब लास्ट में चलते हैं माउंटेन बिल्डिंग का, मैं बता ही दिया हूँ। तो ये सारी थी लिमिटेशंस दोस्तों। तो ये था हमारा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, और कोई भी अगर पॉइंट आपको लग रहा है कि ये छूट गया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। वैसे तो मैंने इसमें मैक्सिमम सब चीज़ कवर कर दी है जो एग्जाम में आता है, आप ईजिली आप लिख सकते हैं, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।